स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको गामा फंक्शन के बारे में बताने जा रहा हूं। आपको बेशक लग रहा होगा कि 29 मिनट ज़्यादा हैं, लेकिन बिलीव मी, आपको जो इस वीडियो में मिलने वाला है वो बहुत ज़्यादा कीमती है। आज की वीडियो में मैं आपको गामा फंक्शन का बहुत ही बेहतरीन किस्म का कॉन्सेप्ट दूंगा। उसके साथ साथ ये बताऊंगा कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, और सबसे बढ़ के जो चीज़ें एग्जाम में इससे रिलेटेड पूछी जा सकती हैं उनको मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। गामा फंक्शन को हम डिनोट करते हैं गामा एन से। इस तरह से लिखते हैं गामा एन, ये आपके सामने गामा एन लिखा हुआ है। और इसका जो फार्मूला है हमारे पास, इसको हम डिफाइन कुछ इस तरह करते हैं, 0 टू इन्फिनिटी डेफिनेट इंटेग्रल आएगा e की पावर में माइनस एक्स, एक्स टू रेज पावर जो यहाँ लिखा है वो आएगा, और आगे -1 आएगा, और साथ में dx। तो ये हमारे पास गामा फंक्शन का जो फार्मूला है, जो हमने डिफाइन किया इसको इस तरह से। और ये कैसे आया ये नहीं आपने समझना। जब हम किसी चीज़ को कहते हैं कि ये हम डिफाइन कर रहे हैं, उसका मतलब है कि इसको हमने एज इट इज़ ही तस्लीम कर लिया है। इसके आगे जो भी चीज़ हमने स्टडी करनी है वो लॉजिकली स्टडी करनी है। तो अगर आपसे कोई कहता है गामा एम लिखो, तो वो कितना होगा, तो आप एन की जगह जस्ट एम रिप्लेस कर दो, साथ -1 उसी तरह आएगा एक्स की पावर में। अगर कोई कहता है आपसे गामा 7 लिखो, तो क्या होगा, e की पावर -x, और m की जगह आप आपके पास जहाँ पहले n आ रहा था बेसिक डेफिनेशन में, वहाँ आप 7 पुट कर दो, तो x की पावर अल्टीमेटली 6 आ जाएगी। उसी तरह से गामा n+1 की वैल्यू अगर कोई आपसे पूछता है, तो e की पावर -x, x टू रेज पावर में ये जो चीज़ यहाँ आ रही है वही आएगी n+1, और -1 वो फार्मूले वाला आ जाएगा। तो ये आपके पास गामा n+1 की वैल्यू आ रही है। अब यहाँ पे एक बात समझ लो कि n क्या चीज़ है। n जो है, एक तो इमेजिनरी नहीं हो सकता, n हमेशा रियल होगा, पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि n जो है वो इंटीजर भी हो सकता है, और कोई पॉइंट्स में फ्रैक्शन वाली वैल्यू भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे n की वैल्यू 5 भी हो सकती है, 3/2 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, इवन 0 भी हो सकती है, नेगेटिव वैल्यूज़ भी हो सकती हैं। हम इस सारी वीडियो में सब कुछ जो है वो स्टडी करने जा रहे हैं, और मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात ये समझ लो कि ये जो गामा फंक्शन है, ये सारा जो चीज़ लिखी हुई है, इसकी वैल्यू x पे डिपेंड नहीं करती। वो क्यों? वो इसलिए कि x के लिहाज से इंटीग्रेशन हो रही है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक x वेरी कर रहे हैं। तो यहाँ पे x में कुछ ऐसा नहीं है जो आप चेंज कर सको। x ने 0 से स्टार्ट होना है और इन्फिनिटी तक जाना ही जाना है। तो x जो है इस तरह से एक ऐसी चीज़ है जो कि तब्दील नहीं हो सकती, और x की वैल्यू जो है वो एक तरह से एक इन ए सेंस समझ लो कि फिक्स हो गई। तो पूरा इंटेग्रल जो है उसमें x का कोई रोल नहीं है उसकी वैल्यू को चेंज करने में, वो x पे डिपेंड नहीं कर रही। इवन अगर आप इसकी जगह x की बजाय y लिख लेते हो, जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ y लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस सारे का आंसर भी यही होगा जो इस सारे का आंसर है। इवन यहाँ पे समटाइम्स बाज बुक्स में t भी लिखा जाता है, e की पावर -t, t टू रेज पावर n-1 dt आ जाता है, तो उसमें भी कोई मसला नहीं है। अब आपके ज़हन में सवाल आएगा कि ये आखिर डिपेंड किस पे करता है। ये जो सारा इंटेग्रल आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंस n के ऊपर है। n ऐसा वेरिएबल है जिसको चेंज करने से पूरे इंटेग्रल का जवाब चेंज हो जाना है। अब हम देखते हैं कि गामा फंक्शन की एग्जिस्टेंस के बारे में समटाइम्स पूछा जाता है कि एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, उससे क्या मुराद होता है। हमने गामा फंक्शन को इस तरह डिफाइन किया, वही दोबारा लिख दिया हमने चीज़। अगर ये सारी चीज़ जो है, जो गामा फंक्शन को हमने डिफाइन किया हुआ है, इसका जवाब n की किसी भी फिक्स वैल्यू के लिए फाइनाइट आता है, तो हम कहते हैं कि यहाँ पे गामा फंक्शन जो है गामा n एग्जिस्ट कर रहा है। और अगर n की किसी वैल्यू के लिए, मिसाल के तौर पे यहाँ पे n की जगह आपने -1 पुट कर दिया लेट्स से, तो जवाब आपके पास पूरे का इन्फिनिट आ जाए, तो फिर आप कहेंगे कि गामा -1 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। एग्जिस्ट ना करने का मतलब है कि उसका आंसर इन्फिनिट है। अब मैं आपको बताता हूँ रियल कॉन्सेप्ट गामा फंक्शन का, कि एक्चुअली में ये सारी जो है गेम क्या हो रही है। एक तो चीज़ ये है कि हमारे पास पहले फैक्टोरियल था, और ये फैक्टोरियल से मिलती जुलती चीज़ है, उसके साथ रिलेट करेंगे हम। लेकिन फैक्टोरियल की प्रॉब्लम ये थी कि फैक्टोरियल सिर्फ इंटीजर्स का लिया जा सकता था। मिसाल के तौर पे 4 का फैक्टोरियल होता है, 5 का फैक्टोरियल होता है, 6 का फैक्टोरियल होता है, लेकिन 4.5 का फैक्टोरियल नहीं होता, 3.7 का फैक्टोरियल नहीं होता। तो एक तो गामा फंक्शन को हमने इसलिए डिफाइन किया कि कोई फैक्टोरियल से मिलती जुलती चीज़ हो, लेकिन उसमें पॉइंट्स वाली वैल्यूज़ का भी जो है वो आंसर आ सके। अब हम देखते हैं कि मैथमेटिकली क्या चीज़ है। हमारे पास ये जो सारी चीज़ है इंटीग्रेशन के अंदर लिखी हुई dx के अलावा, इसको अगर आप y के इक्वल कह देते हो कि ये सारा फंक्शन जो है आपका y के इक्वल है।
अब आप क्या करते हो, x और y के दरमियान एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हो, यानी x में वैल्यूज देते जाते हो, उससे यहाँ y की वैल्यूज आती जाएंगी, उससे आप एक ग्राफ बना सकते हो। जब आप ये ग्राफ बनाते हो तो इस ग्राफ का जो रिजल्ट है वो कुछ इस तरह से आता है। ये आपके पास लाइन बन रही है, इसमें y एक्सिस इस डायरेक्शन में है, x एक्सिस इस डायरेक्शन में है, और इस फंक्शन का जो है ये ग्राफ है। अब अगर देखो तो गामा फंक्शन क्या है, गामा फंक्शन इस फंक्शन की एक्चुअल में इंटीग्रेशन है, कहां से कहां तक, जीरो से लेके इंफिनिटी तक। तो इंटीग्रेशन का जो फिजिकल कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि जो ग्राफ के नीचे एरिया होगा वो असल में इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां पे ये जो एरिया है ये गामा फंक्शन की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसके लिए आपने ये ग्राफ ड्रा किया। अब देखो जब भी आप n की वैल्यू चेंज करोगे तो ये पूरा फंक्शन चेंज हो जाएगा। पूरा फंक्शन चेंज होने से ये जो ग्राफ है इसकी शेप चेंज हो जाएगी। जब ग्राफ की शेप चेंज हो जाएगी इसके अंडर एरिया भी खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से n इसको कंट्रोल कर रहा है। अब n की डिफरेंट वैल्यूज की पॉसिबिलिटीज के लिए हम इस सारे टॉपिक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर आपके पास n पॉजिटिव है, n ग्रेटर देन 1 है, तो क्या है। अगर आपका n पॉजिटिव है तो आपके पास ये जो सारी चीज़ लिखी है इसके अंदर से अगर आप ये मेन चीज़ निकाल लो तो ये जो अंदर वाला फंक्शन है आपका, जिसको हमने y कहा था पहले, ये आपका n ग्रेटर देन 1 है। तो जब आप x की जगह 0 पुट करोगे तो 0 की पावर आ रही है, कोई पावर देखो पॉजिटिव है या नेगेटिव। n अगर 1 से बड़ा है तो n-1 क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो जब भी 0 की कोई पॉजिटिव पावर आ रही हो तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। 0 की नेगेटिव पावर का आंसर इन्फिनिटी आता है। तो इस सूरत में चूंकि 0 की पावर पॉजिटिव है, इस सारे का आंसर 0 आ रहा है। उसी तरह से अगर आप x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं, आप इस चीज़ का आंसर निकाल रहे हो, तो यहाँ पे तो n चाहे कोई भी पॉसिबिलिटी हो, कुछ भी वैल्यू रख लो n की, आप इस सारे का आंसर जो है वो 0 ही आएगा। उसकी रीज़न क्या है, हम नेक्स्ट स्टेप में x टू पावर n-1 ऊपर रहने देते हैं, e की पावर -x है, इसको प्लस बनाने के लिए नीचे ले जाएं। अब अगर यहाँ पे वैल्यूज पुट करें तो इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी आ रहा है। तो इसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है। बाज़ लोग कहते हैं कि इसको एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व कर लें, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि पेपर में अक्सर आपके पास इतना टाइम नहीं होता। और दूसरी चीज़ ये होती है कि कंपटीशन के एग्जाम्स में आपने जाना है, कहीं पे भी जाना है, तो 30 सेकंड्स में आपको डिसीजन करने के काबिल होना चाहिए। तो वो मैं आपको 30 सेकंड वाला आइडिया बताता हूँ। आप जब भी इस तरह की सिचुएशन में फंसो कि ऊपर भी इन्फिनिटी है, नीचे भी इन्फिनिटी है और कोई सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, कुछ कैंसिलेशन नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, तो आप फंक्शंस को इस तरह से वेट करो। x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा हो तो x की पावर x जो है ये समझो कि सबसे बड़ी इन्फिनिटी होती है। उससे छोटी इन्फिनिटीज ये लिखी हैं, और इनसे छोटी ये, और इनसे छोटी ये। तो आप ये समझो कि इसके सामने इनकी कोई हैसियत नहीं है और इनके सामने इसकी कोई हैसियत नहीं है। इवन अगर x की पावर में n आ रहा है, n पॉजिटिव या ग्रेटर देन 0 है, चाहे आप x की पावर 100 भी रख लो, तो x की पावर 100 का आंसर इन्फिनिटी के करीब जाके उतना बड़ा नहीं होता जितना e की पावर x का होता है। एक्सपोनेंशियल जल्दी ग्रो करता है। तो एज ए होल ये फंक्शंस इनसे बहुत तगड़े हैं। अब यहाँ पे देखो कि ऊपर जो है इस क्लास का एक फंक्शन है जो कि कमज़ोर है, और नीचे वाला फंक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग है। तो जब नीचे वाला फंक्शन स्ट्रॉन्ग हो, ऊपर वाला कमज़ोर हो, दोनों बेशक इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हो, लेकिन समझो कि ऊपर वाली इन्फिनिटी वैसी तगड़ी इन्फिनिटी नहीं है जैसी नीचे वाली इन्फिनिटी है। तो ऐसी सूरत में चूंकि नीचे वाली इन्फिनिटी डोमिनेंट है तो जवाब नीचे वाली इन्फिनिटी पर डिपेंड करेगा। तो आप समझो कि नीचे वाली इन्फिनिटी के लिहाज से जब भी नीचे इन्फिनिटी आती है आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो ये चीज़ का आंसर आपके पास 0 आ रहा है। अब आपने बताया कि x 0 है तब भी आंसर 0 है, x इन्फिनिटी है तब भी 0 है। तो इसका ग्राफ जो है 0 पे भी 0 और इन्फिनिटी पे भी जाके इसने 0 को टच करना है दोबारा। इन्फिनिटी तो जाहिर है शो नहीं कर सकते हम, तो इस लिहाज से ये ग्राफ कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब इसके अंदर जो एरिया आ रहा है वो फाइनाइट आएगा और ऐसी सूरत में गामा n एग्जिस्ट करेगा जब n ग्रेटर देन 1 है। तो अब दूसरी पॉसिबिलिटी है, अगर n 1 के इक्वल होता है, यहाँ पे गामा n की जगह आप गामा 1 पुट करते हो, यहाँ पे n की जगह 1 आ गया, ये पावर जो है x की पावर n 1 - 1 0 हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, e की पावर -x बची। ये जस्ट e की पावर -x का ग्राफ आपके सामने है और इसके अंदर जो एरिया होता है वो भी फाइनाइट होता है। इस इंटीग्रेशन को हम करके भी देखेंगे प्रैक्टिकली और मैं आपको शो करूंगा कि इसका आंसर जो है वो 1 के इक्वल आता है, वो आगे जाके हम करेंगे। अभी हम थर्ड पॉसिबिलिटी पे जाते हैं जहाँ पे हम n को ऐसा ऐसा छोटा करते जा रहे हैं। पहले हमने 1 से बड़ा किया था, फिर 1 रखा, अब हम 0 और 1 के दरमियान है। और मैंने आपको बताया कि n की कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू हो सकती है, मिसाल के तौर पे n 1/2 हो सकता है। तो इस केस में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपके सामने आती है। अगर आप इस कर्व को देखते हो तो ये जो है वो x 0 को अप्रोच करता है, तो इस सारी चीज़ का आंसर जो है वो आपके पास इन्फिनिटी आ जाता है। लेकिन
इसके अंदर जो एरिया है वो इन्फिनिट नहीं है। अब आप सोचोगे कैसे, आपके पास गामा फंक्शन होता है ना, उसमें x0 गामा x की वैल्यू अगरचे इन्फिनिट होती है, लेकिन टोटल एरिया जो इसके अंडर होता है वो फाइनाइट होता है, वो 1 के इक्वल होता है। तो ऐसा हो सकता है कि अगर फंक्शन सिर्फ एक पॉइंट पे इन्फिनिट वैल्यू दे रहा है तो फिर हो सकता है कि एरिया फाइनाइट ही रहे उसके अंदर, जो कि यहाँ पे फाइनाइट है। तो ऐसी सूरत में भी गामा n जो है वो एग्जिस्ट करेगा। अब आ जाएं फोर्थ पॉसिबिलिटी पे। यहाँ पे कुछ अजीब सी चीज़ है कि यहाँ पे n जो है वो नेगेटिव हो गया या ज़ीरो हो गया। इस केस में जब हम इस इंटेग्रल को की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये ग्राफ प्लॉट करें, अगर फर्ज करें फिजिकली समझने के लिए, तो ये ग्राफ जो है ये x = 0 के पास जाके ना सिर्फ ये इन्फिनिट होता है बल्कि ये बहुत तेज़ी से इन्फिनिट होता है। पहले जो थे वो ग्राफ थोड़ा सा इस डायरेक्शन में जा रहा था और एरिया फाइनाइट ही रह रहा था, आल दो के ग्राफ इन्फिनिट हो रहा था। लेकिन अब जो है वो इस ग्राफ के जो अंडर एरिया है वो भी इन्फिनिट हो जाएगा क्योंकि ये जल्दी राइज कर गया। और ऐसी सूरत में गामा n जो है उसकी वैल्यू क्या आएगी, इन्फिनिट आ जाएगी। और जब गामा n इन्फिनिट आ रहा है, कब आ रहा है, जब n या तो 0 है या नेगेटिव है। तो हम कहते हैं कि गामा n की वैल्यू इन्फिनिट आ गई है, इसलिए हम गामा n को कहेंगे कि ये एग्जिस्ट नहीं कर। पहले तीनों पॉसिबिलिटीज में n पॉजिटिव थी, तो इस सारी चीज़ का आंसर क्या आ रहा था, कोई फाइनाइट नंबर आ रहा था। अब फोर्थ पॉसिबिलिटी में अगर n पॉजिटिव नहीं है, चाहे 0 है चाहे नेगेटिव है, तो इस सारी चीज़ का आंसर इन्फिनिट आ जाता है। तो इस वजह से बाज़ लोग इसको इस तरह भी एक्सप्लेन करते हैं कि n जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू जो है वो फाइनाइट आ रही है। तो मेरे ख्याल में तो n नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर वैल्यू जो है वो इन्फिनिट हो जाती है। अब हम इससे आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन। अब हमने स्टडी करनी है फर्दर, तो इसमें हमने ये 5 प्रॉपर्टीज स्टडी करनी है। ये मैं आगे जाके बताऊंगा तो इनको एक्सप्लेन भी कर दूंगा, यहाँ पे तो बताने की जरूरत नहीं इन सबको। असल चीज़ जो आपके लिए समझने वाली है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपको गामा 4, गामा 5, गामा 7 कोई भी इंटीजर हो उसका गामा फाइंड करना हो, आपको फाइंड करना आना चाहिए, जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा आगे जाके। दूसरा, अगरचे गामा हर चीज़ का हो सकता है, 3/4 का हो सकता है, 7/9 का हो सकता है, 11/17 का हो सकता है गामा, लेकिन आपके कोर्स के लिए आपको हाफ इंटेग्रल वैल्यूज़ का गामा भी फाइंड करना आना चाहिए। गामा 5/2 आपको निकालना आना चाहिए, गामा 11/2 निकालना आना चाहिए। तो ये सारा कुछ आगे जाके हम वीडियो में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी पे आ जाए, जिसमें हमने गामा 1 को 1 के इक्वल प्रूव करना है। तो गामा n का हमारे पास ये फार्मूला होता है, अगर इसमें n की जगह 1 पुट करते हो तो आपके पास x की पावर 1 - 1 आ जाती है। 1 - 1 यानी x की पावर 0। x की पावर 0 है, ख़त्म हो जाएगी नेक्स्ट स्टेप में, e की पावर -x बच जाएगी। e की पावर -x को आप इंटीग्रेट करोगे, e की पावर -x ओवर x के साथ माइनस आ रहा है, वो माइनस साइन नीचे आ जाएगा, नीचे अकेला माइनस साइन ही लगता है इसलिए 1 भी लगाया साथ। अब 0 से इन्फिनिटी तक लिमिट्स हैं, लिमिट्स अप्लाई करो। पहले ये नेगेटिव साइन शुरू में आ गया और e की पावर में x की जगह इन्फिनिटी पुट किया तो e की पावर -इन्फिनिटी बन गई है इस माइनस की वजह से। और फिर नेगेटिव साइन फार्मूले वाला और e की पावर में -0 आना था, लेकिन -0 एक्चुअली कुछ भी नहीं होता, 0 0 ही होता है, -100 + 100, तो e की पावर 0 आ गया। और यहाँ पे इस e की पावर -इन्फिनिटी हमारे पास 0 के इक्वल होती है और किसी भी चीज़ की पावर 0 1 होती है। तो ये पुट करके नेगेटिव साइन कैंसिल होकर 1 आंसर आ जाता है। इसका मतलब है कि हमने प्रूव कर दिया कि गामा 1 हमारे पास 1 के इक्वल है। आगे जाके हमने इस रिजल्ट को यूज़ करना है। आपने याद रखनी है एक प्रॉपर्टी कि गामा 1 कितना होता है, 1 के बराबर होता है। अब दूसरी प्रॉपर्टी हमने शो करनी है, गामा n + 1 = n × गामा n। ये प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करेगी चाहे आपका n जो है वो कुछ भी हो, चाहे आपका n जो है वो पॉइंट्स में कोई वैल्यू हो या फिर कोई इंटीजर हो। मिसाल के तौर पे 5, n की वैल्यू 5 होती है तब भी होल्ड करेगी, n की वैल्यू 4.5 है तब भी होल्ड करेगी, कोई पॉइंट्स में वैल्यू हो तब भी होल्ड करेगी। अब देखते हैं कि इसको प्रूव कैसे करना है। गामा n + 1 मैंने बताया था आपको कि n की जगह n + 1 पुट कर देते हैं, ये आपके पास गामा n + 1 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम 1 और -1 को कैंसिल करते हैं, हमारे पास ये चीज़ आ जाती है। हमारी जो रिक्वायर्ड साइड है, हमने यहाँ से चलना है, पहुँचना कहाँ पे है, यहाँ पहुँचना है, हमने गामा n पे पहुँचना है। गामा n में ज़रा याद करो कि x की पावर कितनी थी, n - 1 थी वहाँ पे। तो हमें एक्चुअल में इंटीग्रेशन के अंदर x की पावर n - 1 चाहिए। इसका मतलब है कि हमने x की पावर यहाँ से 1 कम करनी है। अगर किसी तरीके से हम x का डेरिवेटिव ले सकें तो ये जो पावर है ये 1 कम हो जाएगी।
तो डेरिवेटिव लेने का क्या तरीका है, हम जो है वो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं इंटीग्रेशन का कि फर्स्ट फंक्शन है सेकंड फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन वैसे ही इंटीग्रेशन होती है सेकंड फंक्शन की, माइनस साइन फार्मूले वाला होता है, फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव आता है और सेकंड की इंटीग्रेशन आती है। तो अब आप जरा देखो यहाँ पे कि आपने x की पावर n का डेरिवेटिव लेना है। इसका मतलब है आप x की पावर n को फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करोगे, तब जो है इसका डेरिवेटिव हो सकेगा, तब आप यहाँ पहुँचने के चांसेस आपके हैं। तो करके देखते हैं ज़रा क्या होता है। तो गामा n प्लस 1 ये हमारे पास पहले से ही इसके बराबर है। इसमें अब हमने पावर रूल, ये प्रोडक्ट रूल लगाया इंटीग्रेशन का, और इसमें x की पावर n फर्स्ट फंक्शन है एज इट इज़ आ गई, e की पावर माइनस एक्स की इंटीग्रेशन आ गई 0 to ∞। उसके बाद माइनस साइन ये फार्मूले वाला, और x की पावर n का डेरिवेटिव लेते हो तो क्या आता है n(x to the n minus 1)। आगे इस जो आपका सेकंड फंक्शन है उसकी दोनों दफ़ा इंटीग्रेशन ही आनी होती है, वो इंटीग्रेशन आ गई है, dx आ गया। अब अगर आप देखो इसको, तो ये चीज़ मैंने आपको पहले शो करवाई हुई है कि ये जो चीज़ है x की पावर n e की पावर माइनस एक्स, ये जब x इन्फिनिटी को अप्रोच करता है x की पावर n ओवर e की पावर x आता है, तो उस वक्त जो x की पावर n है ये कमज़ोर फंक्शन होता है, e की पावर x जो है स्ट्रॉन्गर फंक्शन होता है, तो ये इन्फिनिटी डोमिनेट करती है। इस सारे का आंसर जो है वो 0 आ रहा है। ये पहले से हम कर चुके हैं। अब देखो कि हमारे पास ये जो चीज़ थी इसका आंसर इन्फिनिटी पे तो मैंने शो कर दिया 0 है। अगर x की जगह 0 पुट करते हो, 0 की पावर n होगी, 0 की कोई भी पावर हो, आंसर 0 आता है, वो एज ए होल ही 0 बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो टर्म है इसका आंसर इन्फिनिटी पे भी 0 है और 0 पे भी 0 है, तो इसकी जगह हम जो है यहाँ पे 0 पुट कर देते हैं। अब यहाँ से ये माइनस और ये माइनस कैंसिल करो, प्लस हो गया, ये n जो है ये बाहर निकाल लो, अंदर क्या बचा है x की पावर n माइनस 1 बच गई है, e की पावर माइनस एक्स बच गई है, ये माइनस साइन कैंसिल हो गया इस माइनस साइन से। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा अरेंज करते हैं इसको, e की पावर माइनस एक्स पहले लिख ले, x की पावर n माइनस 1 बाद में लिख ले। तो ये एक्चुअल में आपके पास क्या लिखा हुआ है, ये आपके पास गामा n लिखा हुआ है, यही हम चाहते थे, n इंटू गामा n आ गया, और यही हम प्रूव करना चाहते थे। तो हम कह सकते हैं कि इस तरह से हमने प्रूव कर दिया है कि n गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n इंटू गामा n। अब ये प्रॉपर्टी कब होल्ड करती है, n की ऑल वैल्यूज के लिए। अब थर्ड प्रॉपर्टी पे आ जाए जो थोड़ी सी डिफरेंट है, ये इसमें फैक्टोरियल आ रहा है, और मैंने आपको बताया था कि फैक्टोरियल जो होता है इसके अंदर कमी होती है, वो ये होती है कि फैक्टोरियल जो है इसकी वैल्यू हमेशा इंटीजर्स के लिए होती है। आप 7 का फैक्टोरियल निकाल सकते हो, 8 का निकाल सकते हो, लेकिन 7.5 का नहीं निकाल सकते, आप 7.25 का फैक्टोरियल नहीं निकाल सकते। तो इस वजह से ये जो चीज़ है ये सिर्फ इंटीजर होगा, ये n तो इस साइड की कोई वैल्यू आएगी। इस वजह से हम इस सारी चीज़ को कहते हैं कि ये तभी होल्ड करेगी जब n इंटीजर होता है। अब इंटीजर्स तो नेगेटिव भी होते हैं, तो पहले नेगेटिव को डिस्कस कर लें। जब n नेगेटिव होता है, n फैक्टोरियल का आंसर इन्फिनिटी आता है। किसी भी नेगेटिव नंबर का, मिसाल के तौर पर -1 का फैक्टोरियल इन्फिनिटी होता है। उसी तरह से गामा n प्लस 1, जब n नेगेटिव होगा, इंटीजर होगा, तो गामा n प्लस 1 या तो नेगेटिव ही आंसर आ जाएगा अगर -2, -3, -4 पुट करते हो, या n की जगह -1 पुट करते हो, तो इस सारे का आंसर 0 आ जाएगा। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे गामा में 0 आ रहा हो तो आंसर क्या आता है, इन्फिनिटी। तो इसका मतलब है दोनों ही इन्फिनिटी हैं, तो दोनों इस केस में तो इक्वल होंगी। लेकिन हमारा पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस केस पे जोर नहीं होता। हम कोशिश करते हैं कि अपने आप को फोकस करें कि जब n जो है वो कोई पॉजिटिव इंटीजर है, मिसाल के तौर पर n1 है, 2 है, 3 है, 4 है, उसके लिए हमने सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, हम इस साइड को लेकर इस साइड से स्टार्ट करना है और यहाँ पहुँचना है। तो सबसे पहले गामा n प्लस 1 लिया, और इसके लिए हमने प्रीवियसली प्रॉपर्टी प्रूव की थी n इंटू गामा n प्रीवियस स्लाइड में। इससे पिछली प्रॉपर्टी क्या थी, वो ये लिखी हुई। अब यही इसी प्रॉपर्टी से हमने आगे इसको लेके चलना है। अब पहले ये प्रॉपर्टी अप्लाई की तो n इंटू गामा n आ गया। अब आगे देखो, ये प्रॉपर्टी का मतलब क्या था कि जो यहाँ लिखा है गामा के अंदर, उसमें से एक कम करके लिख दो यहाँ पे, और उसी एक कम हुए का गामा लिख दो। अब गामा n में से भी एक कम किया जा सकता है, तो इसमें से एक कम किया तो n -1 लिख दिया यहाँ पे, और एक कम करके उसी का गामा लिख दिया। यहाँ पे थोड़ा सा एरर है कि एक जो ब्रैकेट यहाँ पे शुरू हो रही है ये यहाँ पे ख़त्म करनी चाहिए थी, संभव नहीं की, एक एरर हो गया, आप कर लीजिएगा ठीक। बाकी चीज़ बिल्कुल क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे n-1 का जो गामा है उसमें से भी एक कम करते हैं,
और n-1 में से एक कम करेंगे n-2 हो जाएगा और गामा n-2 आ जाएगा आगे। और इसी तरह से हम ये प्रोसेस करते जाएंगे तो ये कम होते होते आखिर में कहाँ पे बात खत्म होगी, क्योंकि n कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो आखिर में 1 ही आना है। और n-2 के साथ गामा n-2 आ रहा है, n-1 के साथ गामा n-1 आ रहा था, तो 1 के साथ गामा 1 आ रहा होगा। और गामा 1 मैंने पहली प्रॉपर्टी प्रूव की थी, मैंने आपको बताया था, याद रखना है क्या वैल्यू होती है इसकी, 1 के इक्वल होता है, तो इसकी जगह 1 पुट कर दो। अब ये आपके पास सारी जो है वैल्यू आ चुकी है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 ही रहेगा, और ये सारा जो कुछ है ये क्या है, n फैक्टोरियल के इक्वल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गामा n+1 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, ये हमने प्रूव कर दिया है। अब यहाँ पे ये बात देख लो कि ये प्रॉपर्टी वाहिद प्रॉपर्टी है जो n की इंटीग्रल वैल्यूज के लिए, बाकी सारी प्रॉपर्टीज में n की फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाए तो वो प्रॉपर्टीज होल्ड करती है। अब इस प्रॉपर्टी को हम अप्लाई करते हैं, हमने प्रूव क्या किया कि गामा n+1 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। अगर कोई आपसे कोई भी इंटीजर का गामा फंक्शन फाइंड करने को कहे, मिसाल के तौर पे आपसे पेपर में पूछा जाता है कि आप गामा 7 फाइंड करो, तो कैसे करोगे, गामा 7 को लिखो गामा 6+1, और गामा n+1 होता है n फैक्टोरियल के इक्वल, तो गामा 6+1 होगा 6 फैक्टोरियल के इक्वल। तो इसको फाइंड करोगे तो ये 720 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी इंटेग्रल वैल्यू ऑफ के लिए गामा की वैल्यू जो है वो बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हो। आप गामा 10 फाइंड कर सकते हो, 11, 7, कुछ भी आ जाए, गामा 3 फाइंड करने को आ जाए, आप सब कुछ फाइंड कर सकते हैं इसके बाद। लेकिन अभी मैंने आपको हाफ इंटेग्रल वैल्यूज बतानी है। अब इससे अगली प्रॉपर्टी है जिसमें हमने शो करना है कि गामा n इसके इक्वल होता है, या असल में हमने इस चीज़ को लेके चलना है और इसका जो फाइनल आंसर है वो वही शो करना है जो गामा n के बराबर आएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले राइट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहे हैं इस चीज़ से। अब यहाँ पे जब भी e की पावर में -x के अलावा कुछ भी आ रहा हो तो कोशिश करो कोई ऐसी सब्स्टिट्यूशन करो कि e की पावर में -x आ जाए या माइनस में y आ जाए, माइनस कुछ आ जाए, लेकिन वो ये प्रॉब्लम खत्म हो, दो चीज़ें ना आ रही हो e की पावर में, माइनस के साथ एक ही वेरिएबल आ रहा हो। तो जब ऐसा करना हो तो क्या करेंगे, आप सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे, gx को आप y के इक्वल पुट करते हैं, क्योंकि ये चीज़ ठीक होगी ना, बाकी सब्स्टिट्यूशन सही पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। अब ये gx इक्वल टू y, x कितना आया, यहाँ से y ओवर z के इक्वल आ गया। यहाँ से आपके पास dx कितना आता है, डेरिवेटिव लो dx, यहाँ पे y का डेरिवेटिव dy, और z यहाँ पे कांस्टेंट कंसीडर किया हुआ है, और ये z कोई वेरिएबल नहीं है जिसका डेरिवेटिव में पार्ट हो, तो ये z कांस्टेंट है, नीचे ही रहेगा। अब ये सारा कुछ जो है वो हमने यहाँ पुट करना है, लेकिन उससे पहले हम लिमिट्स फाइंड करेंगे। जब x 0 होता है यहाँ पे तो y इज इक्वल टू z इंटू एक्स की जगह क्या पुट करें, 0, तो y 0 आ जाता है। उसी तरह x को इन्फिनिटी पुट करेंगे, y भी इन्फिनिटी आ जाएगा। तो लिमिट्स में कोई फर्क नहीं पड़ा, 0 से लिमिट स्टार्ट हो रही थी, अब भी 0 से स्टार्ट हो रही है, इन्फिनिटी पे खत्म हो रही थी, अब भी इन्फिनिटी पे खत्म हो रही है। तो इस तरह से अब हम क्या करते हैं, इसको रिप्लेस करते हैं। e की पावर में gx की जगह क्या आ गया, -y, जो हमारा मेन गोल था जिसके लिए हमने सारा ये ड्रामा रचाया। और बाकी जो है x की पावर में n-1 है, उसकी जगह y ओवर z की पावर में n-1 आ गया, ये पुट कर दिया। dx की जगह dy ओवर z पुट कर दो। इसको मजीद सिंप्लीफाई करो तो क्या होता है, ये आपको 7 नजर आ रहा है, असल में z है, समहो ये मिस हो गया। अब ये z की पावर n-1 आ रही है जब आप n-1 पावर को ओपन कर रहे हो, y की पावर भी n-1, z की पावर भी n-1। z की पावर n-1 को z से मल्टीप्लाई करो, कितनी पावर आ गई, z की पावर n आ गई। ये z की पावर n इस z की पावर n से कैंसिल आउट कर दो, तो बाकी क्या बचेगा, बाकी ये बच जाएगा। मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि ये जो चीज़ है जिसमें y आ रहा हो, कुछ भी आ रहा हो, 0 से इन्फिनिटी तक लिमिट्स हो, इंटीग्रेशन जिस वेरिएबल पे हो उसकी पावर ही n-1 हो, वही e की पावर में माइनस में आ रहा हो, तो ये सारी चीज़ जो है वो गामा n के इक्वल होती है। तो इस तरह से हमने शो कर दिया है कि ये जो चीज़ है ये हमारे पास गामा n के बराबर आ गई है, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गई है। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टी हमने फोर्थ प्रॉपर्टी भी प्रूव कर दी। तो अब ये प्रॉपर्टी सिर्फ एक प्रॉपर्टी नहीं आपने समझनी, इससे आपने पूरी चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। वो ये है कि जब भी आपके पास कोई भी चीज़ आपको प्रूव करने के लिए कहा जाए और e की पावर में कुछ अजीबोगरीब सी चीज़ हो, तो उस अजीबोगरीब चीज़ को सब्स्टिट्यूट करके सादा चीज़ में तब्दील कर लो, बाकी सब्स्टिट्यूशन ध्यान से अप्लाई करो, ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टी प्रूव हो जाएगी। उसके बाद है हमने गामा 1/2 को स्क्वायर रूट ऑफ पाई के इक्वल प्रूव करना है। गामा n हमारे पास इसके इक्वल होता है,
हम यहाँ पे क्या करते हैं, x को फाई स्क्वायर के इक्वल पुट करते हैं। यहाँ पे लॉजिक नहीं है, जैसे आपको याद ही रखना पड़ेगा, आपको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल है। और x को फाई स्क्वायर पुट करते हैं, x की पावर n फाई की पावर 2n के बराबर जिस तरह आएगी, उसी तरह x की पावर अगर n-1 लेते हैं तो फाई की पावर 2n-1 के बराबर आ जाएगी। और इसको अगर ओपन कर लें तो ये हमारे पास आगे जाके लिखते हैं इसको ओपन करके। अब ये जो x इज इक्वल टू फाई स्क्वायर है, dx कितना आ जाएगा, इधर भी डेरिवेटिव लो, फाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 फाई और आगे डी फाई आ गया। तो ये हमने ये रिप्लेसमेंट करनी है। उससे पहले लिमिट्स देख लो, लिमिट्स जो है यहाँ पे हमने नहीं लिखी हुई, वो आपको खुद ही समझनी पड़ेंगी। x इज इक्वल टू फाई स्क्वायर है, तो जब फाई x 0 होता है तब फाई भी 0 होता है, जब आपका x इन्फिनिटी होता है तो फाई भी इन्फिनिटी होता है। तो उस लिहाज से आपकी लिमिट्स वही रहेंगी, वो चेंज नहीं होंगी, तो वो हमने एज इट इज लिख दी। e की पावर -x आ गया, x की पावर में n-1 dx था। अब x की जगह पे हमने क्या रिप्लेस करना है, फाई स्क्वायर रिप्लेस करना है। ये चीज़ तो अभी हमने ऊपर वाली लिखी थी पहले वाली। तो अब हम x की जगह फाई स्क्वायर पुट करते हैं, x की पावर n-1 की जगह फाई की पावर 2n-1 और इसको खोल लें ब्रैकेट को तो 2n-2 आ जाता है। और dx की जगह क्या आया, 2 फाई इंटू डी फाई। आगे देखो क्या हो रहा है, इसको देखो तो इसमें से 2 जो है बाहर निकाल लो, फाई को इससे मल्टीप्लाई करो तो 2n-2 और फाई 2n-1 पावर बच गई फाई में। और हमारे पास n कितना है, हमने 1/2 के लिए फाइंड करना है। तो जब n को 1/2 रखते हैं तो 2n-1, यहाँ पे n 1/2 पुट करो, ये 0 आ जाता है। तो फाई की पावर कितनी आ गई, 0 आ गई है। तो फाई की पावर 0, इसका मतलब लिखने की जरूरत नहीं है। तो e की पावर -फाई स्क्वायर खाली बच गया, डी फाई, साथ 2 जो बाहर निकाला था वो भी आ रहा है। अब इसको 2 आ रहा है तो इसको 2 दफ़ा भी लिख सकते हैं, ये 1 + 1 2 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करें, चूंकि ये फंक्शन इवन है, फाई स्क्वायर आ रहा है, फाई नहीं आ रहा, तो इवन फंक्शन के लिए हम 0 से इन्फिनिटी को लिमिट्स को चेंज कर सकते हैं -∞ से 0 में। बाकी हमने एज इट इज रहने दिया। और अब हमने क्या करना है, दोनों लिमिट इंटीग्रेशंस में सेम फंक्शन लिखा हुआ है, यहाँ लिमिट्स है -∞ से 0, यहाँ 0 से इन्फिनिटी, तो इनको मिला लें तो ये आपके पास आ गया -∞ to ∞ e⁻⁴ फाई स्क्वायर डी फाई। अब इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है और आपके पास ये जनरल फार्मूला है इस इंटीग्रेशन के लिए, ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल फार्मूला है। और अब अगर इसमें आप देखो, कंपेयर करो, आपके पास अल्फा कितना आ रहा है, नहीं आ रहा, तो मतलब ये है कि यहाँ पे 1 का स्क्वायर आ रहा है, तो अल्फा आपके पास 1 के इक्वल है। एक्स की पावर यहाँ पे नहीं आ रही, फाई की पावर यानी नहीं आ रही, तो यहाँ पे आपके पास n भी जो है वो 0 के इक्वल है। अब आप क्या करो, ये सब्स्टिट्यूशन सारी यहाँ पे करते हो, फाई को आप अल्फा को 1 पुट करते हो और n को 0 पुट करते हो। ये सारा इस तरह से जब आप सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ पाई के इक्वल। तो इस तरह से आपने प्रूव कर दिया कि गामा 1/2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पाई। और अब हमने आगे क्या करना है, इसको हमने गामा 1/2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पाई से कोई भी हाफ इंटेग्रल वैल्यू निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमें कहा गया है गामा 5/2 की वैल्यू फाइंड करो, तो गामा 5/2 को लिखो कि आप 1 प्लस करके क्या लिख सकते हो, तो 3/2 + 1 आपके पास 5/2 आता है। तो ये आपके पास एक्चुअल में n+1 लिखा हुआ है, तो इसको क्या लिखेंगे, n इंटू गामा n, तो 1 खत्म हो जाएगा, n आ जाएगा, गामा n आ जाएगा, तो 3/2 इंटू गामा 3/2 आ गया। 3/2 को फिर उसी तरह लिखो n+1 की फॉर्म में, तो ये बनेगा 1/2 + 1। अब गामा n+1 कितना था, n इंटू गामा n, वही प्रॉपर्टी दोबारा अप्लाई करो, तो आपके पास आ गया 1/2 इंटू गामा 1/2। गामा 1/2 की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाली, कितनी निकाली थी, स्क्वायर रूट ऑफ पाई निकाली, तो ये आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ पाई वैल्यू आ गई है। 3/4 जो है वो साथ आ रहा है मल्टीप्लाई होके, तो 3/4 स्क्वायर रूट ऑफ पाई गामा 5/2 की वैल्यू है। इस तरह से आप किसी भी हाफ इंटेग्रल वैल्यू के लिए गामा फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी।